नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव और क्रैकेट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की फिजिक्स क्लास 12th की, और यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम यहाँ पर जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की, ये केवल और केवल क्लास 12 के लिए ही बेनिफिशियरी नहीं होगी। ये पूरी की पूरी फिजिक्स आपके जितने भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, जेई का चाहे मेंस एग्जाम हो, चाहे एडवांस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स को ये पूरा का पूरा हमारा वीडियो सीरीज जो है वो कवर करेगा। और साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स एनिमेटेड फॉर्म में काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आपको, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से बस जाए। ये पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज है उसको हम बहुत ही एक डिफाइंड मैनर में अरेंज कर रहे हैं। पूरी की पूरी सीरीज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने लेकर के आएंगे। आपको पता है कि फिजिक्स एक ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन पूरे के पूरे सिलेबस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ये जो सीरीज होगी, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस सीरीज को अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सभी को इससे लाभ हो सके। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, हम जो पहली यूनिट उठा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एनसीईआरटी की ये पहली यूनिट है। यहाँ पर हम जो पहला टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक्स को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा वीडियो लेक्चर लेंदी ना हो जाए। लेंदी होने से मैं जानता हूँ बोरिंग होने लगता है, इसलिए हम अपने वीडियोस को शॉर्ट लेंथ लगभग 45 मिनट्स तक एक क्लास के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, और उसी अंदाज में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में हम आज का जो सबसे पहला सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। हम पूरी की पूरी यूनिट को बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड मैनर में डिफाइन करेंगे, ताकि पूरी की पूरी यूनिट हमारे जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी लोग कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियोस को देख सकते हैं। और वहाँ पर जो इंटरमीडिएट के या 12th के डेरिवेशंस हैं, बस उनको आपको एक्सक्लूड करना है, उनको आपको नहीं देखना है, बस उनके इम्प्लीमेंटेशन को आपको देखना है। मैं आपको बीच बीच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर बताऊंगा। साथ साथ जो आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम बहुत ही प्रिस्क्राइब मैनर में, बहुत ही डिफाइंड तरीके से स्टडी करेंगे। तो फालतू की बातों को यहीं पर विराम देते हुए मैं आपको बता दूं, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव, ट्रिपल एस नाम से मुझे लोग जानते हैं। और यहाँ पर हम जितनी भी टॉपिक को स्टडी करेंगे वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे स्टडी करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, मैं आपको यहाँ पर चैप्टर्स के बीच में टॉपिक्स में रिलेटेड टॉपिक्स से जितनी भी ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्रैकेट। नाउ लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम अपना सबसे छोटा टॉपिक उठाने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपने हालांकि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपके 10th स्टैंडर्ड में भी इलेक्ट्रिक चार्ज था, लेकिन इसको हम बहुत ही बेस से स्टडी करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज को हम स्टडी करें इसके पहले हमें एक चीज जाननी होगी, क्योंकि वो चीज भी इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड है, या कहो कि चार्ज कहीं ना कहीं उसी चीज से उत्पन्न हुआ है या ड्राइव हुआ है। वो टॉपिक क्या है, चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम डाला हुआ है, पूरी की पूरी अपनी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो, चाहे जो वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे यहाँ पर रशिया हो, चाहे यहाँ पर इंडियन कॉन्टिनेंट हो, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सभी कॉन्टिनेंट में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में एक एटम को डिफाइन किया गया है। ये जो है, ये क्या है, ये जो छोटा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है रेड रेड कलर का, वो है एटम। यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो विदाउट एटम एग्जिस्ट कर सके। यानी अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, तो उसमें एटम होना जरूरी है। विदाउट एटम सब्सटेंस और मैटर और एनीथिंग एल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आप वही चीज यहाँ पर देख पा रहे होगे। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं
कि कोई भी सब्सटेंस हो, XYZ कोई भी अगर सब्सटेंस हमारे पास है, वो तमाम के एटम्स से मिलकर बना होता है। देखिए एक एटम से मिलकर के नहीं बना होता, ये चीज आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में भी देखी होगी कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो मिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम्स से मिलकर के बना होता है। यानी एक एटम को हम यहाँ पर समझेंगे और उसी एटम के बेसिस पर हम चीजों को डिफाइन करेंगे। अब बात आती है कि एटम फिर किससे मिलकर के बना होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एटम के अंदर जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के भी अंदर दो चीजें होती हैं, यानी न्यूक्लियस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किससे होता है। आप सभी लोगों को ये चीज भी पता होगी, न्यूक्लियस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियस बन गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, लेकिन अभी एटम नहीं बना। एटम में एक चीज और होती है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। और इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को ही बोला जाता है क्या, सेल्स। और आपको पता होगा कि सेल्स में ही रिवॉल्व करते रहते हैं कौन, सेल्स के चारों ओर ही रिवॉल्व करते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसको हम और अच्छी तरीके से एक डायग्राम से समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक एटम के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक एटम का दिखाया गया है। इस एटम के अंदर मैंने अभी हाल आपको बताया था क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर मैंने अभी हाल बताया कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स उसके चारों ओर होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में कौन रिवॉल्व करता रहता है, इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। एक बात क्लियर हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा एटम में, प्रोटॉन के बारे में देखा और न्यूट्रॉन के बारे में देखा। अब चलिए इसका एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक से इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ रही है। तो मैंने आपसे कहा कि पूरी की दुनिया एटम से मिलकर बनी हुई है। भगवान ने भी यहाँ पर 3 तरीके के लोगों को बना के यूनिवर्स में भेजा है। देखो मैंने क्या कहा, यूनिवर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये यूनिवर्स है। मैंने क्या कहा कि यूनिवर्स में गॉड ने भी 3 तरीके की चीजें भेजी हैं। एक क्या है, एक है मेल, एक क्या है, एक है फीमेल, और एक हम लोग मेल हो गए, फीमेल हो गए, और एक और होते हैं जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं, उनको बोला जाता है ट्रांसजेंडर्स। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, मेल हो गए, फीमेल हो गए और ट्रांसजेंडर्स हो गए। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मेल को हमेशा ही पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है कि नहीं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। फीमेल को हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा कमजोर, भले ही शारीरिक रूप से सही, मानसिक रूप से ना सही। और ट्रांसजेंडर को हमेशा समाज में माना जाता है कि ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब देखो बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आप क्लियर होती जा रही हूँ, अपने आप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम बात करें अगर एटम की, तो एटम भी 3 तरीके से डिफाइन होगा। कैसे, बिल्कुल हम उसी के नीचे लिखेंगे एनालॉगस फॉर्म में। क्या कि एटम में सबसे पहले बात आती है किसकी, प्रोटॉन की। तो हम अगर प्रोटॉन को कंसीडर करें मेल से तो देखो पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। दूसरी चीज किसकी बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे कंसीडर किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव। और दूसरी बात आ रही है न्यूट्रल की, और आपको पता है कि न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब जिस पर कोई भी चार्ज ना हो। अब आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत डीपली आपको समझ में आएगा, समझने का प्रयास करना। कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने समाज की बात की कि समाज में पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये 3 की बात हो रही है। तो एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसी भी एटम में जैसे हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, किसी भी एटम को बनाने के लिए 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, आप दिमाग लगाओ। आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब फीमेल है, फीमेल मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा कमजोर माना जाता है।
शारीरिक रूप से सही, अगर हम दिमागी रूप से ना कहें, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया भी आप सभी लोग जानते हैं बिना महिलाओं के ये दुनिया नहीं बन सकती। अगर देखा जाए तो हमारी जो बेसलाइन होती है वो महिलाएं होती हैं, वो माँ के रूप में, वो बहन के रूप में, वो पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में। खैर, तो फिर आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी। लेकिन नहीं, आप देखो सबसे ज़्यादा समाज में जो मतलब कि थोड़ा वैसी दृष्टि से देखा जाता है, यानी कहीं भी ये पहुंच जाए तुरंत सब लोगों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं, वो होते हैं ट्रांसजेंडर, यानी न्यूट्रल। यानी न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, मोस्ट अनस्टेबल, यानी सबसे ज्यादा अनस्टेबल अगर पार्टिकल पूछा जाए या सबसे ज्यादा अनस्टेबल पार्ट पूछा जाए किसी भी एटम का, वो कौन होता है, वो होता है न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से घर कर गया होगा कि सबसे ज्यादा। हाँ, फिर उसके बाद अगर स्टेबिलिटी का क्रम देखा जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो मेल, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल पार्ट क्या होता है किसी भी एटम में, सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है, मोस्ट स्टेबल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल पार्ट। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। तो एक चीज देखो आप, मैंने यहाँ पर जो बात कही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो तीनों चीजें आपके दिमाग में अब थोड़ा सा समझ में आ गई होगी। चलिए इस चीज को हम और डीपली देखते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों चीजें तो हैं। अब आप देखते होंगे मैंने यहाँ पर लाइफ से कनेक्ट किया हुआ है, तो समाज में अगर हम बात करें तो आपने एक चीज और देखी होगी कि अगर जब भी कभी भी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, यानी जनगणना की जब बात की जाती है, तो जनगणना जब भी होती है तो एक चीज देखी जाती है, कहा जाता है कि 1000 लड़कों पर, यानी 1000 बॉयज पर, जैसे मान लो कभी कभी आ गया, जैसे हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं कि कितनी गर्ल्स, मान लो हमेशा आपने देखा होगा बहुत कम रेशियो, मान लिया हमने कि 910 गर्ल्स, सपोज दैट 9-10, यानी इतनी गर्ल्स हैं, 910 गर्ल्स। तो आप एक चीज देखो, अगर किसी भी समाज में इस तरीके से रेशियो है तो क्या होगा, आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ से जो 910 बॉयज निकलेंगे वो तो यहाँ सेट हो जाएंगे, लेकिन बकाया के रेस्ट ऑफ द 90 जो बॉयज हैं, इन बॉयज का क्या होगा, इन बॉयज का क्या होगा, वो इधर उधर मारेंगे। मेन चीज समाज में यही चीज तो नजर आती है इधर। तो अगर हम किसी भी समाज में स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की, तो वो कब आएगी, वो तब आएगी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उतने ही क्या मौजूद हों, उतने ही प्रोटॉन्स मौजूद होने चाहिए, तभी तो कोई सब्सटेंस स्टेबल होता है। यानी कि किसी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा किसकी, प्रोटॉन की। यानी अगर हम समाज में अगर अपने जीवन से इसको जोड़ें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जितने मेल हैं उतनी ही क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। आपने केमिस्ट्री में इस चीज को देखा होगा, इसी चीज को तो डिनोट करते हैं पॉपुलेशन काउंटिंग, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही इक्वल होंगे तो वो सब्सटेंस जो होगा, वो सब्सटेंस कैसा होगा, वो सब्सटेंस स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब क्या है कि अगर जैसे 10 प्रोटॉन है मतलब 10 पॉजिटिव है और 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब 10 नेगेटिव है, तो इन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यानी इन पर चार्ज कैसा होगा, इन पर चार्ज 0 होगा। यानी हम इसको इलेक्ट्रिकली स्टेबल भी कह सकते हैं। ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगी कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली स्टेबल कब होता है, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली स्टेबल तब होता है जब उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसकी जो पोलैरिटी है वो कैसी हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियरली समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, देखो घर में भी आप देखते होंगे जो माएँ होती हैं, जो फीमेल पार्ट होता है वो हमेशा घर को डिफाइन करता है। घर को डिफाइन करने का मतलब क्या है, घर को डिफाइन करने का मतलब होता है कि कोई भी बात होती है, जैसे कहीं शादी ब्याह के रिश्ते होते हैं तो सबसे पहले मम्मी, मौसी, बुआ, बहन ये लोग ज्यादा देखने जाते हैं। ये चीज आपने देखी होगी कि नहीं, तो वही चीज, यानी फीमेल जो होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है, यानी किसी भी सब्सटेंस को डिसाइड करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ही घर के बारे में बताएगा कि घर कैसा है, पॉजिटिव फॉर्म में चल रहा है कि घर नेगेटिव फॉर्म में चल रहा है। अगर किसी घर में महिलाओं की कमी है तो वहाँ पर पॉजिटिविटी का ज़्यादा वो होगा, ज़्यादा वर्चस्व होगा। अगर किसी घर में महिलाओं की अधिकता है तो वहाँ पर नेगेटिविटी, यानी कि वहाँ पर महिला प्रधान होगा, वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज की बात हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आई कि नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर इक्वल है तो वही एटॉमिक नंबर कहलाता है और वही इलेक्ट्रिकली स्टेबल सब्सटेंस को डिनोट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको हमें लगता है समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो मैंने पहले ही समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर रिवॉल्व करते हैं किसी भी एटम के, किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस में तो हमेशा पॉजिटिव होता है। चीज़ और याद रखनी है हमें कि न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, इस बात को हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियस हमेशा, चलिए इसको भी सही कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हो। अब हाँ, एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सपोज दैट न्यूक्लियस है, ये सपोज दैट न्यूक्लियस है, इसमें ये प्रोटॉन है और यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, ये जीरो। अब आपको एक चीज और पता है कि इसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल्स। आप यहाँ पर भी डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इसमें कौन रिवॉल्व करता रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे ही तो होता है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में या सेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज देखो, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा, जितना ज्यादा पास होगा, उसका फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, मतलब कि वो उतनी ही टाइटली होगा। मतलब अगर हमें इस सब्सटेंस से इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को जरा क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज आगे आने वाले आपके इसी पार्ट्स में हर जगह समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी पे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा क्लोज होगा वो उतना ही टाइटली बॉन्डेड होगा, उतना ही टाइटली बॉन्डेड होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज उतना ही वीक, ऐसा कह सकते हैं, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, वीक होगा। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक चीज सोचो, अगर मान लिया किसी भी, जैसे हमने एक मेज की बात कर ली, ये मेज का पार्ट है, मेज में क्या होंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे डिफरेंट, मेज के अंदर न्यूक्लियस होंगे, उसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स का पूरा लैटिस होगा, स्ट्रक्चर हो। अब क्या हुआ, जैसे ही सूरज की या सनलाइट पड़ी, यहाँ पर जैसे सनलाइट पड़ी, सपोज दैट ये देखिए, ये सन से जैसे ही लाइट आ रही, तो ये जो होंगे, जैसे मान लिया यहाँ पर न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, तो ये लूजली बॉन्डेड होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर लाइट रेज गिरी तो तुरंत के तुरंत ये इलेक्ट्रॉन हल्की सी एनर्जी मिलने के कारण क्या हो गए, फ्री हो गए। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई, यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिसिटी में जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में जो कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टिविटी इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। मतलब कंडक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो प्रोटॉन्स हैं, वही इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, वही इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। चलिए, नहीं हुई हो तो वीडियो को जरा फिर से पीछे करके देखना, तो आपको 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही कि
न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है। इस न्यूक्लियस में कौन होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, या इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, जीरो या नो चार्ज कह सकते हैं। प्रोटॉन को कैसा कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसीडर किया जाता है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। अब अच्छा आप लोग एक चीज बताओ, डायग्राम में देख करके आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि इस डायग्राम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, चलिए इसको दिखा देते हैं। कौन सा, एक तो ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये बाहर को इलेक्ट्रॉन। जरा सोचो किस पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। यस, बिल्कुल बात सही, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। उस पर फोर्स कैसा लग रहा होगा, ज्यादा। और जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल में, उस पर फोर्स लग रहा होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, उस पर फोर्स थोड़ा सा कम होगा। ये एरो मैं जो बना रहा हूँ वो कम और ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना, गॉट इट और नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये चीज तो आप लोगों ने देख ली कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एक चीज आप समझ गए होंगे, मैंने आपको लाइफ से कनेक्ट करके बताया है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कंसीडर एज अ नेगेटिव चार्ज यानी फीमेल अगर लाइफ से कनेक्ट करें, और प्रोटॉन इज ऑलवेज कंसीडर एज अ पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में। अब देखो, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करें। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज समझा, कहीं ना कहीं चार्ज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम पहली टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो पहली यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आखिर ये बला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इसको हम बला नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से। देखो जरा, इस पार्ट को पूरा का पूरा डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसकी स्टडी करते हैं, देखो जरा समझ में आ रहा होगा आपको। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितनी भी स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे रुके हुए इलेक्ट्रॉन की। रुके हुए की मतलब क्या है कि इसका क्या मोशन हो रहा होगा, नहीं, इसका मोशन नहीं हो रहा होगा। क्या इसमें वेलोसिटी होगी भैया, वेलोसिटी भी इसमें नहीं होगी, यानी वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा यानी इलेक्ट्रॉन होगा। यही जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन नहीं कर रहा है वही क्या करता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वही क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। देखो कोई भी है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं बहुत डीपली। कैसे, हमने मान लिया कि इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो सभी आदमी, औरतें, जो कुछ भी है, सब लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन हैं, आप भी एक इलेक्ट्रॉन हैं, बगल वाले पड़ोसी भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन है, सब लोग इलेक्ट्रॉन 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 है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पसरे हुए, फैले हुए। जब सभी लोग बैठ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो यही पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है यही तो कहलाता है ना हमारी फील्ड। देखो बात समझना, यहाँ पर मैं पूरी डेफिनेशन को आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम सब लोग हैं, एक एक, ये मैं, ये मेरी मम्मी पापा, घर भर है पूरा, आप सभी लोग। तो हम सब लोगों ने मिलकर के क्या बना दी, हमारी एक फील्ड बना दी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड ही तो भैया कहलाएगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम हमारी फील्ड बन जाएगी तो हम अपनी सिटी बना लेंगे। तो इसी को बोल दिया जाता है क्या भैया, इलेक्ट्रिसिटी। तो फील्ड और सिटी से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद होंगे और सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, रुके हुए होंगे, मतलब उनका कोई मोशन ना हो रहा होगा, यानी उनकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो वो सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना देंगे फील्ड, उनकी वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही उनकी बन जाएगी एक सिटी, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की सिटी है इसलिए इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई होगी कि रुके हुए इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनकी फील्ड बन गई, और फील्ड बन गई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो उनकी एक शहर बस गया, और शहर मतलब सिटी, इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट क्लियर, गॉट इट और नॉट? चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या होगा? आपके भी दिमाग में ये बात आ रही होगी। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले समझ लेते हैं, फिर हम मूवमेंट की बात करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या लिखा हुआ है? डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस। देखो, हमारी जब फील्ड बन जाएगी तो हम लोग फोर्स भी लगा सकते हैं, हमारी फील्ड बन गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स की फोर्सेस को डिफाइन करती है, फील्ड को डिफाइन करती है, और उनके पोटेंशियल को डिफाइन करती है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बाबूजी? पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब जिसकी वेलोसिटी कैसी हो? जीरो हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? हम किसी भी रुके हुए चार्ज की फील्ड, उसके द्वारा लगाए गए फोर्स, जब हम लोग आपस में रहेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएंगे, तो लगाए गए फोर्स और उनकी क्षमता की स्टडी करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो पूरे के पूरे इस यूनिट में हम जो पार्ट देखेंगे वो पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा का पूरा पार्ट इलेक्ट्रॉन की सिटी का होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का होगा। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रुके हुए होंगे। तो समझ में आई आपको ये बात कि नहीं? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पर पार्ट को। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो? वेलोसिटी कैसी हो? जीरो हो। और जब वेलोसिटी जीरो हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर बात की किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन अगर रुके हुए थे तो तब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन हो। मोशन हो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो? मूवमेंट कर रहे हो। भैया मूवमेंट कर रहे हो तो अब तो हमें 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा, क्योंकि मोशन वाला पार्ट हमने वहीं पढ़ा था। अब देखो आप, मोशन जो है हमने दो तरीके से पढ़ा था। हम इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देख रहे हैं। एक हमने पढ़ा था क्या? वो था यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आपको भी पता होगा भैया। दूसरा हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी मोशन है तो इसका मतलब है कि इनके अंदर वेलोसिटी कैसी होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल डेफिनेटली वेलोसिटी उनमें होगी। जब वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी दो तरीके की होती है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन वाली और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जिनमें वेलोसिटी कैसी हो? वेलोसिटी कांस्टेंट हो। यानी कि अगर हमने क्या किया, अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और हम 100 किलोमीटर की रफ्तार से भागे हुए चले जा रहे हैं, घंटे 2 घंटे, बिल्कुल हमने कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया, तो वो हमारा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। यानी हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी तो है, देखो मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी तो है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मतलब कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कभी और तेज बढ़ रही है, कभी अचानक से घट गई और घट गई, कभी जीरो हो गई, कभी फिर से बढ़ने लगी। यानी कि वेलोसिटी का जो चेंजमेंट है वो कांस्टेंट फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप खुद सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स है, तो कुछ अपने चारों ओर प्रोड्यूस करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन कर रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चलता चला जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी कुछ अपने चारों ओर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हम वही चीज देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर भी कैसा था? यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं था, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो यहाँ पर
एक्सीलरेटेड मोशन होगा। एक चीज और, मैं यहाँ पर जितने पार्ट लग रहा हूँ मेरी पूरी की पूरी चीज़ों को बहुत डीपली समझना, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कंपटीशन लेवल पे भी और आपके एकेडमिक लेवल पे। अब जरा देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यानी मोशन आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। देखो जरा, यानी मोशन आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, यानी मोशन आने से मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही चीजें प्रोड्यूस करेगा। अब बात आती है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि मोशन कैसा है इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम इसको भी आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग शॉर्ट में EM वेव्स भी कह देते हैं। अब आप कहेंगे सर EM वेव्स क्या होती है? आप देख रहे होंगे जिस टेक्नोलॉजी के तहत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप मोबाइल फोन, सेल फोन, सैटेलाइट, टीवी, इंटरनेट जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें इसी EM वेव्स पर डिपेंड है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि एक चीज आप समझ गए कि यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन इतने बड़े बड़े कमाल कर रहा है। देख पा रहे हैं आपके नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट थोड़ा विचित्र है, जिगजैग है, कैसा भी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी में है, तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसी से हमारे सारे के सारे काम हो रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, जितने भी आप देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट का वर्क हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है XYZ, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो पा रही है, वो सब इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो पा रही है। तो समझ में आई बात कि नहीं, कि अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, आपने ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ ली होगी, रुका हुआ है मतलब स्टैटिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मोशन कर रहा है तो मोशन दो तरीके से होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी जहां पर कैसी हो, कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, यानी एक्सेलरेटेड मोशन से, यानी उसकी वेलोसिटी हर क्षण चेंज हो रही है, तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी EM वेव्स प्रोड्यूस करेगा। गॉट इट और नॉट? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक को। अपना वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को थोड़ी ही देर में समाप्त करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को हम जरा कवर कर लेते हैं। अब देखिए जरा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हमने अभी हाल चार्ज समझ लिया है वैसे, लेकिन अब देखो क्या होता है चार्ज। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल नहीं, फिजिकल मतलब फिजिक्स, उसका फिजी होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या सब्सटेंस दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। मैंने कहा था कि फोर्स, फील्ड, सारी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in a electromagnetic field। यानी जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्यों कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, हम हैं, आप हैं, वो हैं, ये हैं, वो है, वो है, ये है, वो है, मेरी वाली है, आपकी वाली है, ये तमाम वाली है। तो क्या हुआ, सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। क्यों? क्योंकि सब लोग रुके ही थोड़ी रहेंगे, थोड़ा बहुत मूव भी कर रहे होंगे। ये इन पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इन पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इन पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इन पर लगा रहे हैं, ये इन पर लगा रहे हैं, इन पर इस तरीके से। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे पर फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। यही इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव को हम कंसीडर करते हैं एज अ मेल से और नेगेटिव को हम कंसीडर कर सकते हैं किससे, फीमेल से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेल का मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रोटॉन और फीमेल को हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं? कॉमनली यहाँ पर हम इसी तरीके से यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे और क्या है।
देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। बिल्कुल, यहाँ पर हम एक चीज और कहेंगे कि अगर किसी भी सब्सटेंस पर न्यूट्रल है तो उस पर कोई पोलैरिटी नहीं है, मतलब कि उस पर अगर कोई चार्ज नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि जितने इलेक्ट्रॉन और अगर उतने ही प्रोटॉन है तो उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, उसकी जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी, जीरो, यानी नो पोलैरिटी। और अगर किसी भी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिवली चार्ज। किसी सब्सटेंस पर अगर प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, मतलब कि पापा ही पापा है, पापा ही पापा है, मैंने पहले ही आपसे कहा है, तो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, मैं एक चीज और आपको बता दूं यहाँ पर कि प्रोटॉन का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारे घर में जो सदस्य होते हैं वो सेंटर पे होते हैं। हम यहाँ पर इसको देखो जरा पीछे से समझ लेते हैं किस तरीके से। सेंटर पे हमने देखा था कि न्यूक्लियस होता है सेंटर पे। हाँ देखिए, अब न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस सेंटर पे, और सेंटर पे हम लोगों के क्या होते हैं, जो पेरेंटियल होते हैं, यानी कि जो हमारे पापा होते हैं, फादर होते हैं, उनको हम एज अ प्रोटॉन अगर कंसीडर करें तो हमेशा न्यूक्लियस सेंटर पे वही रहते, उन्हीं के चारों ओर मम्मी है, बहन है, बुआ है, मौसी है, बहू है, जो कोई भी है, सभी लोग उन्हीं पे आश्रित रहते हैं। न्यूक्लियस वो स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, न्यूट्रॉन है। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रोटॉन को हम एज अ पापा और इलेक्ट्रॉन को हम एज अ मम्मी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। देखो, फैमिली से कनेक्ट कर लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाता है बात कि नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नाम दिया है वो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर बस आप जान लीजिए कि जो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी अगर किसी भी प्रोटॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन कम है तो उसको क्या कहेंगे, तो ये सब किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के हमारे साइंटिस्ट ने बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसका डायग्राम आगे आने वाला है। चलिए फिर भी समझ लेते हैं इस चीज को, कि इस चीज को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड कैसी होती है, कांच की रॉड, आप सभी लोग जानते होंगे कांच की रॉड। और कैट्स फर, कैट्स फर का मतलब होता है बिल्ली की खाल। इन दोनों पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी आप लोग केवल इतना समझ लीजिए, जो ग्लास रॉड होती है और कैट्स फर होती है, इन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा, प्लास्टिक रॉड और सिल्क, सिल्क का मतलब होता है कपड़ा, आप सभी लोग जानते होंगे सिल्क का एक कपड़ा होता है। तो सिल्क और प्लास्टिक रॉड, ये प्लास्टिक की रॉड है सपोज दैट, इन पर कैसा चार्ज है, इन पर चार्ज जो है वो नेगेटिव है। बिल्ली की खाल तो बना नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि बिल्ली की खाल और ग्लास रॉड इन दोनों पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और प्लास्टिक रॉड और सिल्क इन दोनों पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। चलिए इसको आगे देख लेते हैं, एक डायग्राम से समझेंगे। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, possesses एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम उसको चार्ज्ड बोलेंगे या इलेक्ट्रीफाइड बोलेंगे। बिल्कुल बात सही है कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है। देखो, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो चार्ज्ड है। बात समझना कि अगर किसी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज है, चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी है तो वो चार्जड है कि नहीं? समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इसी चीज को। अब हम एक डायग्राम को देखेंगे, उस डायग्राम से हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी। मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपकी ग्लास रॉड होती है वो क्या होती है, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने एक चीज देखी होगी कि चार्ज, आपने देखा होगा माचिस की दो तीलियों का आपस में रगड़ना, कभी भी आप रगड़ेंगे तो आप देखेंगे, और थोड़ा सा हल्के हाथ से उठाने की, उन दोनों तीलियों को अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा लगेगा एक दूसरे से चिपक सी गई, होता है कि नहीं? अपने दोनों हाथों को रगड़े, हाथों को रगड़ने के बाद हमें कुछ गर्माहट सी महसूस होती है। ये सब कुछ चार्ज है। एग्जैक्टली में अगर देखा जाए ये सब कुछ चार्ज है, यही तो चार्ज है। चलो इस चीज को आगे देख लेते हैं एक डायग्राम के साथ, डायग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हेन इट हैज नो चार्ज, ये चीज पहले भी देख चुके थे इस लाइन को भी, कि अगर किसी सब्सटेंस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। यानी कोई चार्ज नहीं का मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब मैं एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जरा, यहाँ पर डायग्राम में आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एक धागे से या सिल्क थ्रेड से ग्लास रॉड एक लटकी हुई है। एक ये क्या है, ग्लास रॉड है। उस पर मैंने पहले ही बता दिया था कैसा चार्ज है, देख पा रहे होंगे आप लोग कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। उसके पास हम लोग एक और ग्लास रॉड लेकर के आते हैं, दूसरी ग्लास रॉड लेके आएंगे तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जरा एक कॉन्सेप्ट को समझ गया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पॉजिटिव का मतलब होता है मेल और नेगेटिव का मतलब होता है फीमेल। आप लोग अच्छा एक चीज बताओ, एक लड़का है, ये देखो एक लड़का है और दूसरा एक और लड़का है, दोनों एक दूसरे के पास आए, क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। कभी एक दूसरे के प्रति इतनी लगाव, इतना प्यार, इतनी सारी चीजें नहीं होती लड़कों के बीच में। हाँ, वो अब दूसरी बात, कुछ लोग गलत सेंस में ना ले जाएं, मैं भी समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे होंगे, तो वो चीज अलग है, वो केवल नेट का ही कंटेंट है। रियलिटी में ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर इंडिया में। एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना, एक दूसरे को भगाएंगे, अरे कैसे आ गए इधर पे, चलो हटो, वो लड़की को मुझे इंप्रेस करना है, आ गया, देखो। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा बात क्या हुआ कि आप हम देख पा रहे होंगे, एक प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरी प्लास्टिक रॉड इसके पास लेके आएंगे, एक लड़की दूसरी लड़की को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी क्या, नहीं ना, रिपल। लड़की लड़के को अट्रैक्ट करेगी, लड़की कैसे अट्रैक्ट करेगी, लड़के को अट्रैक्ट करेगी, ना कि लड़की को। आपको एक चीज और पता होगी कि लड़कियां जितना भी श्रृंगार करती हैं, वो क्या, आपने एक कहावत सुनी होगी कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते और लड़कियां करें श्रृंगार लड़कों के वास्ते। एग्जैक्टली, शायद यही होता होगा, मैंने तो खैर नहीं देखा, हाँ चलिए देखा जरूर है। चलिए इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या समझाया कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। ये ग्लास रॉड जो है, मैं इस ग्लास रॉड को इस वाली ग्लास रॉड के पास ले जा रहा हूँ, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक लड़की दूसरी लड़की के पास जा रही है, तो ये लड़की भी कह रही है, भाग, इतना सज धज के कैसे आ गई, मैं ज्यादा सुंदर हूँ तुझसे। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक लड़का है और कौन है, चलो लड़की को इस रंग से बना देते हैं, एक लड़की है तो बाल भी बना दो, चलो आहा हेयर स्टाइल। तो ये लड़की लड़के को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं। आगे हम और डीपली देखेंगे, इसी बात को मैं फिर से यहाँ पर दोहराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और एंजॉय आए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। उसको अगर हम ग्राफिकली एक एनिमेटेड डायग्राम से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। देखो स्कोप, इलेक्ट्रिसिटी का स्कोप पता करना है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स का स्कोप पता करना है, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या पता करना है, स्कोप पता करना है। इस इलेक्ट्रॉन का स्कोप यानी इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा है कि कम है, यानी वो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अ सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज द गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ, इसमें सोने की पतली पतली पत्तियां लगी रहती हैं। किस तरीके का डायग्राम होता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास एक बेसल है, इसमें एक रॉड है, हम इस चीज को देख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है इट कंसिस्ट, ये इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड। एक हमारे पास ये जो है वो क्या है, ये जो हमारे पास है वो क्या है, एक मेटल की रॉड है। मेटल रॉड लॉज्ड इन अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स में रखी रहती है, विथ 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम। देख पा रहे होंगे आप, इसके बॉटम में गोल्ड की ये जो है वो 2 लीव्स लगी हुई जो बार बार एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं जैसे ही ये ब्लॉक उसके पास लेकर के आया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये चीज हो गई कि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। देखो जरा, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नोब, ये मेटल की नोब है पूरी की पूरी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये चार्ज है, इस पर मान लिया हमने कैसा चार्ज है, इस पर हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज।
सपोज दैट। तो ये जब इसके क्लोज जा रहा है और इसको जस्ट टच कर रहा है, आप देखो यहाँ पे टच किया कि नहीं, तो जब ये मेटल नोब एट द टॉप ऑफ द रॉड के टॉप पे टच करता है, चार्ज फ्लोज ऑन द लिप। तो यहाँ से जो चार्ज था, इससे जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, और ये जो चार्ज था वो कहाँ गया, वो नीचे यहाँ गोल्ड लीफ तक पहुंचा। आपको पता है गोल्ड लीफ एक मेटल है कि नहीं, गोल्ड हमेशा मेटल होता है। तो जैसे ही पहुंचा उसने इसको डाइवर्स कर दिया। आप देख पा रहे होंगे ये जो था, ये जैसे यहाँ पर पहुंचा, इसने इसको मेटल नोब को टच किया, ये चार्ज ऑब्जेक्ट था, तुरंत के तुरंत गोल्ड लीफ डिस्ट्रक्ट हुई। यानी हमें इससे ये क्लियर हो गया कि इसमें चार्ज था, तभी तो इसने इसे डिस्ट्रक्ट किया। अगर चार्ज ना होता क्या इस लीव्स को ये डिस्ट्रक्ट कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताता है कि इस मेटल पर या इस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था इस पे चार्ज है कि नहीं। डिटेक्ट चार्ज, ये चार्ज को डिटेक्ट करता है। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, देखो यहाँ पर एक बात और समझनी है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस मतलब कि ये दोनों की दोनों लीव्स एक दूसरे से कितना ज्यादा डेविएट हो रही है, इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी अगर दोनों लीव्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब है जो ग्रीन कलर का मेटेलिक नोब है उसमें बहुत ज्यादा चार्ज है। और अगर ये हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कभी भी टॉर्च में सेल डालो, अगर सेल वीक है तो बल्ब कम जलता है, सेल अगर अच्छा है, नया न्यू सेल है तो बल्ब अच्छा जलता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अगर जो चार्ज है जो हम ऑब्जेक्ट को टच करवा रहे हैं, वो अगर ऑब्जेक्ट हमें देखना है कि वो चार्जड है, तो मेटेलिक नोब में जो वहां पर लीव्स लगी हुई हैं वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रही है दैट मीन्स इट हैज अ मोर चार्ज, और अगर डिस्ट्रैक्ट कम हो रही है दैट मीन्स इट हैज नो चार्ज और लेस चार्ज, वी कैन से दैट। चलिए हम अपने इस पूरे के पूरे लेक्चर को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर रोकते हैं और अगले लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलेंगे, एक इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल में आप लोगों का क्रैकेट में हार्दिक स्वागत है। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।